जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड ईयर के तलबात, आज इस लेक्चर के अंदर हम आपकी बायोलॉजी की बुक के चैप्टर नंबर 15 के MCQs को डिस्कस करेंगे। ये MCQs जो मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs हैं और बार बार पेपर में रिपीट हुए हैं, ये उन MCQs को लिया गया है। MCQs का जो बुनियादी मकसद होता है वो दो मकसद होते हैं। एक, आपको बुक की वर्डिंग याद हो जाए। वजह, बायोलॉजी में जो MCQs लिए जाते हैं वो एग्जैक्ट बुक की वर्डिंग को ही एज इट इज़ कॉपी किया जाता है। 90% MCQs इसी तरीके से बनते हैं और MD कैट में जो MCQs आएंगे वो भी एग्जैक्ट बुक की वर्डिंग को ही कॉपी किया जाता है। बाहर से कोई MCQs भी कॉन्सेप्चुअल अपनी तरफ से नहीं बनाया जाता। तो एक MCQ तो आपको बुक की वर्डिंग याद करवाना होता है और नंबर दूसरा जो ऑब्जेक्टिव होता है, मकसद होता है MCQs का, वो ये होता है कि आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी। MCQ नंबर 1, द प्रोटेक्शन ऑफ एन इंटरनल इन्वायरमेंट फ्रॉम द हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इज़ द डेफिनेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ये जैसा कि स्टेटमेंट में बयान कर दिया गया है, आपकी बुक के पहले ही चैप्टर के पहले टॉपिक की पहली लाइंस को कॉपी किया गया है और उनकी डेफिनेशन को MCQs की शक्ल दी गई है। तो ये डेफिनेशन किसकी डेफिनेशन है? आप कई बार ये टेस्टों में भी लिख चुके हैं कि अंदरूनी बॉडी के अंदरूनी माहौल को एक ही नैरो रेंज में मेंटेन करके बैरूनी माहौल में होने वाली तब्दीलियों के असर से बचाना। इसको नाम दिया जाता है जी होमियोस्टेसिस। होमियोस्टेसिस का वर्ड आप कई बार ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जो हमारा पहला चैप्टर है 12वीं का, सेकंड ईयर का, वो भी यही है, चैप्टर नंबर 15। और आपने 10th में भी होम्योस्टेसिस के टॉपिक को पढ़ा हुआ है, चैप्टर को पढ़ा हुआ है। तो MCQ नंबर 2 में, द कैटेगरी ऑफ द प्लांट दैट हैव अडेप्टेशन ऑफ स्मॉल एंड थिक लीव टू लिमिट वाटर लॉस। वाटर के लॉस को मिनिमाइज करने के लिए, के लिए पौधों के ऊपर छोटे छोटे और थिक लीव्स मौजूद होते हैं जो वाटर की कमी को पौधे में नहीं होने देते और वाटर के लॉस को रोक देते हैं। ऐसा किन पौधों में होता है? तो पौधों की आपने 3 कैटेगरीज इस हवाले से बढ़ी हुई हैं। एक कैटेगरी को नाम दिया जाता है हाइड्रोफाइट्स। ये वो पौधे हैं जो मुस्तकिल तौर पे पार्शली या कंप्लीटली वाटर के अंदर डूबे हुए रहते हैं। नंबर 2 पे जो कैटेगरी आती है दे आर मीजोफाइट। और तीसरे नंबर पे जो कैटेगरी आती है दैट आर जीरोफाइट। ये वो पौधे होते हैं जो बहुत ज़्यादा एरिड इन्वायरमेंट में यानी खुशक माहौल में रहते हैं और इनके पास वाटर की बहुत लेस अवेलेबिलिटी होती है। तो इस लेस अवेलेबल वाटर को इन्होंने बचा के रखना होता है। उसके लिए इनके जो लीव्स होते हैं वो मोटे होते हैं और बारीक होते हैं और जब मौसम बिल्कुल ड्राई आ जाता है तो उस वक्त ये उन लीव्स को भी गिरा देते हैं और वाटर लॉस को मिनिमाइज कर देते हैं। तो दे आर जीरोफाइट्स। अगली जो हमारे पास स्टेटमेंट है, द इन्वायरमेंट वेयर द एनिमल प्रोड्यूस लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूट यूरिन। वो इन्वायरमेंट जिसमें पौधे बड़ी अमाउंट में डाइल्यूट यूरिन को बनाते हैं, ये कौन सा एनवायरनमेंट है जिसमें एनिमल्स में बड़ी अमाउंट में यूरिन बनेगा और लार्ज अमाउंट में डाइल्यूट यूरिन बनेगा। डाइल्यूट यूरिन का मतलब मोर वाटर वाला यूरिन। और मोर वाटर किस एनवायरनमेंट में मौजूद होगा? जिस एनवायरनमेंट में वाटर ज़्यादा मौजूद हो उस एनवायरनमेंट को हाइपोटोनिक एक्वेटिक एनवायरनमेंट नाम दिया जाता है। तो इस एनवायरनमेंट के अंदर पौधे ज़्यादा वाटर की अवेलेबिलिटी की वजह से जो यूरिन बनाएंगे वो यूरिन बहुत ज़्यादा डाइल्यूट होगा, मोर वाटर वाला होगा। उसके बाद अगली स्टेटमेंट में MCQ नंबर 4 में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट दैट रिक्वायर मिनिमम वाटर फॉर एलिमिनेशन एज कंपेयर टू अदर। वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जिसको रिलीज करने के लिए वाटर की मिनिमम अमाउंट की ज़रूरत होती है, वो कौन सा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है? तो आपने ये बुक में पढ़ा हुआ है कि अमोनिया का अगर 1 ग्राम हम बॉडी से रिलीज करना हो तो उसके लिए 500 ml वाटर की ज़रूरत होती है, जबकि अगर यूरिया के एक वाटर को 1 ग्राम को रिलीज करना हो तो 50 ml वाटर की ज़रूरत होती है। जबकि अगर हमने यूरिक एसिड
यूरिक एसिड को एक्सेक्रीटिव प्रोडक्ट के तौर पे बॉडी से रिलीज करना हो तो जस्ट 1 ml वाटर की ज़रूरत होती है। तो लेस वाटर के साथ जो एक्सेक्रीटिव प्रोडक्ट एक्सेक्रीट की जाती है दैट इज यूरिक एसिड है। इसके बाद फिफ्थ एमसीक्यू में इफ सोल्यूशन अराउंड द सेल इज हाइपरटोनिक, अगर सेल के इर्द गिर्द का जो सोल्यूशन हो वो हाइपरटोनिक होगा तो सेल के अंदर का सोल्यूशन किस किस्म का होगा। ये एक थोड़ा टेक्निकल एमसीक्यू बनाया हुआ है। अगर लेट्स सपोज यहाँ पे सेल पड़ा हुआ है और इर्द गिर्द का जो एनवायरनमेंट है वो हाइपरटोनिक है, तो अंदर का जो एनवायरनमेंट होगा वो डेफिनेटली हाइपोटोनिक होगा। अगर इर्द गिर्द ज़्यादा नमकियात मौजूद हैं तो अंदर लेस अमाउंट ऑफ सॉल्ट्स मौजूद होगी और अंदर का जो एनवायरनमेंट होगा वो किस किस्म का होगा, वो हाइपोटोनिक यानी डाइल्यूट होगा। तो इधर जो एमसीक्यू का ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो हाइपोटोनिक बनेगा। आगे एमसीक्यू नंबर 6 में रिमूव द प्लांट विच कैन टॉलरेट, वो पौधे जो बर्दाश्त कर सकते हैं। किसको बर्दाश्त कर सकते हैं? द प्लांट विच कैन टॉलरेट फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल शॉर्टेज ऑफ वाटर, वो पौधे जो वाटर की कमी को बियर कर सकते हैं। वो किस किस्म के पौधे होंगे? तो वो पौधे जो लेस अमाउंट ऑफ वाटर में रहते हैं वो ज़ीरोफाइट होंगे, यही वाटर की कमी को बर्दाश्त भी कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर जो है वो ज़ीरोफाइट होगा। इसके बाद 7th एमसीक्यू के अंदर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या होता है? ऑस्मो का मतलब है वाटर, रेगुलेट का मतलब मेंटेन करना। तो वाटर के लेवल को और नमकियात के लेवल को, वाटर के लेवल को मेंटेन करने का जो नाम होगा वो होगा जी ऑस्मो रेगुलेशन। तो इसमें आएगा जी मूवमेंट ऑफ वाटर। एक्चुअली यहाँ पे मेंटेनेंस ऑफ वाटर आता तो ज़्यादा बेहतर था, लेकिन ये भी करेक्ट है। मूवमेंट ऑफ वाटर यानी वाटर की अवेलेबिलिटी को बॉडी में मेंटेन करना ऑस्मो रेगुलेशन कहलाता है। अगर ज़्यादा वाटर हो तो बाहर मूव करना है और अगर लेस अमाउंट ऑफ वाटर मौजूद हो तो अंदर मूव करना है, इसी को नाम दिया जाता है ऑस्मो रेगुलेशन। नंबर 8 एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू रेगुलेट इट्स फ्लूइड कंटेंट। बॉडी में मौजूद लिक्विड्स और फ्लूइड की क्वांटिटी को, मिकदार को मेंटेन करने को नाम क्या दिया जाता है? तो वही ऊपर वाला एमसीक्यू ही, ये वाला दोबारा एक और वे में, नए वे में, अलग नए अल्फाज में ये बयान हुआ है। तो इसका जो आंसर होगा वो भी ऑस्मो रेगुलेशन होगा। इसके बाद है जी विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज हाइड्रोफाइट। इनमें से कौन सा पौधा जो है ना वो हाइड्रोफाइट। हाइड्रोफाइट का मतलब जो वाटर में रहता है, कम्प्लीटली या पार्शली वाटर में डूबा हुआ रहता है। तो उसकी एग्जांपल यहाँ पे हाइड्रिला है। हाइड्रिला ये वो पौधे हैं जो मुकम्मल तौर पे वाटर के अंदर डूबे हुए या ऊपर तैरते हुए पाए जाते हैं। तो ये हाइड्रिला जो है ना वो करेक्ट आंसर होगा। एमसीक्यू नंबर 10 में एनिमल्स विच लिव इन आइसोटोनिक एनवायरनमेंट, वो एनिमल्स जो कि आइसोटोनिक एनवायरनमेंट में रहते हैं। आइसोटोनिक का मतलब जिस किस्म का उनकी बॉडी के अंदर का माहौल होगा उसी किस्म का बॉडी के बाहर का माहौल होगा, बराबर होगा। तो जितना वाटर अंदर जाएगा खुद ब खुद बाहर भी आ जाएगा। ना तो उन्हें एक्टिवली वाटर को अंदर लेके जाने की ज़रूरत और ना उनको वाटर को एक्टिवली बाहर भेजने की ज़रूरत। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को, भले वो एनिमल्स हों या पौधे हों या एनिमल्स की बात हो रही है, इनको नाम दिया जाता है ऑस्मो कन्फॉर्मर्स, यानी इनको वाटर को मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होती। 11 एमसीक्यू में एबिलिटी टू टॉलरेट डिहाइड्रेशन, वाटर की कमी को बर्दाश्त करने की जो सलाहियत होगी उसको नाम दिया जाता है एनहाइड्रोबियोसिस। यह एनहाइड्रोबियोसिस की डेफिनेशन भी है। आप जानते हैं कि एनिमल्स को वाटर की कमी का सामना करना पड़ता है, हमें हर वक्त वाटर अवेलेबल नहीं होता। स्पेशली वो एनिमल जो कि ड्राई इन्वायरमेंट में रहते हैं, डेजर्ट में मौजूद हैं, सहरा में मौजूद हैं, उनमें वाटर की जो सप्लाई है वो बहुत लिमिटेड होती है और वो वाटर को बर्दाश्त करने की एबिलिटी रखते हैं और इस एबिलिटी को नाम दिया जाता है एनहाइड्रोबियोसिस। उसके बाद है जी एमसीक्यू नंबर 12, 12वां एमसीक्यू, ट्राईमिथाइल ऑक्साइड इज द प्रोड्यूस्ड इन। ट्राईमिथाइलमाइन ऑक्साइड ये किन में प्रोड्यूस होता है? ट्राईमिथाइलमाइन ऑक्साइड उन एनिमल्स में प्रोड्यूस होता है जो मैरीन वाटर में रहते हैं, समंदर में पाए जाते हैं। उनमें ये भी बुक में जो टॉपिक दिया हुआ है
ऑस्मो रेगुलेशन इन मैरीन इन्वायरमेंट, वहाँ से ये लाइन ली गई है। और जो समंदर में एनिमल्स मौजूद हैं उन्होंने अपनी बॉडी के अंदरूनी इन्वायरमेंट को ज़्यादा हाइपरटोनिक जिन्होंने रखना होता है वो अपनी बॉडी में ट्राइमेथाइलमाइन ऑक्साइड की अमाउंट को मेनटेन करते हैं। मेंटेन तो वो यूरिया को करते हैं, लेकिन यूरिया की डिटॉक्सीफाई करने के लिए वो ट्राइमेथाइलमाइन ऑक्साइड को अपनी बॉडी में मेंटेन करते हैं। इसके बाद अगले MCQ में पूछा गया है, इफ़ एन RBC इज प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट, अगर एक रेड ब्लड सेल को हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में रख दिया जाए तो क्या होगा। लेट्स सपोज इधर इर्द गिर्द का जो एनवायरनमेंट है इसके अंदर वो हाइपोटोनिक है, डाइल्यूट है, अंदर हमने रख दिया जी RBC रेड ब्लड सेल। RBC जो है ना वो इर्द गिर्द के वाटर की निस्बत ज़्यादा कंसंट्रेटेड है, तो वाटर क्या करेगा, वाटर इर्द गिर्द से अंदर की तरफ मूव करेगा। जब वाटर अंदर मूव करेगा तो उसके नतीजे के तौर पे ये फूलेगा, स्वेल करेगा, और स्वेल करके इवन ये बर्स्ट कर सकता है, फट सकता है। तो ये ही जो है ना वो MCQ का आंसर भी होगा कि सेल क्या करेगा, बर्स्ट करेगा, फट जाएगा। उसके बाद पूछा गया जी कैक्टस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कैक्टस किसकी एग्जाम्पल है, कैक्टस या कैक्टाई। ये आपने कई जगहों पे पढ़ा हुआ होगा कि जो डेजर्ट वाले पौधे हैं जो बहुत ज़्यादा खुशक इन्वायरमेंट में मौजूद हैं उनमें एक एग्जाम्पल जो है ना वो कैक्टस है। तो वो पौधे जो बहुत ज़्यादा ड्राई इन्वायरमेंट में मौजूद होंगे उनको नाम देंगे ज़ीरोफाइट। तो ये ज़ीरोफाइट की एक एग्जाम्पल है। आगे MCQ नंबर 15, होम्योस्टेसिस मेंटेन द इंटरनल इन्वायरमेंट। होम्योस्टेसिस में जो बॉडी के अंदरूनी माहौल होता है उसको किस तरीके से मेंटेन किया जाता है। क्या उसको एक ही जगह पे कांस्टेंट फिक्स कर दिया जाता है? नो, एक जगह पे फिक्स नहीं किया जाता। क्या उसको ब्रॉड रेंज के अंदर मेंटेन किया जाता है? नो, बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं आ सकती हमारी बॉडी के अंदरूनी माहौल में। विद इन अ नैरो रेंज, यस, बॉडी के अंदरूनी माहौल को एक नैरो रेंज में मेंटेन किया जाता है और यही इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे MCQ नंबर 16 में रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक नाइट्रोजनस वेस्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से रिमूव करने का जो अमल है वो एक्सक्रीशन कहलाता है। और एक्सक्रीशन की डेफिनेशन भी यही है कि बॉडी में मौजूद नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करना, क्योंकि अगर ये नाइट्रोजनस वेस्ट बॉडी में मौजूद रहेंगे तो ये बॉडी में कई तरह के जहरीले असरात पैदा करेंगे, टॉक्सिक इफेक्ट पैदा करेंगे और उसके नतीजे के तौर पे बीमारियां भी हो सकती हैं। और अगर ये सूरत हाल ज़्यादा लंबे अरसे तक रहे तो डेथ या मौत भी हो सकती है। आगे है जिस 17 MCQs, द प्रीक्योर्सर। प्रीक्योर्सर वो मालिक्यूल होता है जो एक रिएक्शन में बने और अगले में यूज़ हो जाए और उस रिएक्शन में दोबारा बने एंड पे और उससे अगले में यूज़ हो जाए। एक रिएक्शन को स्टार्ट करवाने के लिए यह प्रीक्योर्सर ज़रूरी होता है जिन रिएक्शन में यूज़ होगा। तो अगर हम यूरिया साइकिल की बात करें उसमें जो प्रीक्योर्सर है वो इनमें से कौन सा है? ऑर्निथीन, सिट्रुलिन, आर्जिनिन या नॉन ऑफ दीज। तो ऑर्निथीन जो है ना ये एक प्रीक्योर्सर के तौर पे एक्ट करते हैं। ऑर्निथीन प्रीक्योर्सर के तौर पे एक्ट करता है। यूरिया साइकिल का जब आगाज़ होता है तो वो ऑर्निथीन से होता है। आप लोगों ने यूरिया साइकिल 15वें चैप्टर में पढ़ा हुआ है। यहाँ ऑर्निथीन हम बनाते हैं, राइट करते हैं और इसमें जो है ना वो अमोनिया का मालिक्यूल और कार्बन डाइऑक्साइड का मालिक्यूल ऐड होता है और वो आगे सिट्रुलिन में तब्दील हो जाते हैं। जो प्रीक्योर्सर जो है ना वो ऑर्निथीन है। उसके बाद MCQ नंबर 18, नॉन सर्जिकल प्रोसीजर ऑफ रिमूविंग किडनी स्टोन। अगर किडनीज में स्टोन मौजूद हो उनको रिमूव करने का एक तरीका तो है सर्जरी कर दी जाए, ऑपरेशन कर दिया जाए, रिमूव कर दिए जाए। लेकिन अगर ऑपरेशन के बगैर हमने नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट करना है तो उसको नाम लिथोट्रिप्सी दिया जाता है। ये डेफिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। लिथोट्रिप्सी नॉन सर्जिकल रिमूवल ऑफ किडनी स्टोन्स को बोला जाता है। इसके बाद है जी हाइपोजेंथाइन, ज़ेंथाइन, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड और एलेंटोइन। हाइपोजेंथाइन, ज़ेंथाइन, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड और एलेंटोइन, दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय द मेटाबॉलिज्म ऑफ। ये तमाम चीज़ें किसकी मेटाबॉलिज्म से पैदा होती हैं? आपकी बुक में ये जो टॉपिक एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट का दिया हुआ है, एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट इन एनिमल्स, उनकी जो लास्ट वाली लाइन है उधर दिया हुआ है प्योरिन और पायरिमिडीन।
इन दोनों की जब ब्रेकडाउन होगी तो ये तमाम चीज़ें लिटल अमाउंट में प्रोड्यूस होंगी। तो हमारा करेक्ट आंसर बहुत ए और बी वाला जो है ना वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद दिया हुआ है जी एनिमल एक्सक्रीटिंग यूरिया एज अ मेटाबॉलिक नाइट्रोजनस वेस्ट। वो एनिमल जो यूरिया को नाइट्रोजनस वेस्ट के तौर पे रिमूव करेंगे उनको नाम क्या देंगे? जो यूरिया को नाइट्रोजनस वेस्ट के तौर पे रिमूव करेंगे उनको नाम देंगे जी यूरियोटैलिक। यूरियोटैलिक वो एनिमल जो यूरिया को नाइट्रोजनस वेस्ट के तौर पे रिमूव करते हैं। आगे है जी 21वां MCQ, अमाउंट ऑफ वाटर। वाटर की कितनी अमाउंट की ज़रूरत होगी किसके लिए? अगर हमने रिमूव करवाना हो 1 ग्राम नाइट्रोजन को यूरिया की शक्ल में। यूरिया के 1 ग्राम को बॉडी से रिलीज करने के लिए 50 ml वाटर की ज़रूरत होती है। जैसे मैंने आपको भी बताया था, अमोनिया के 1 ग्राम को रिलीज करना हो तो 500 ml, अगर अमोनिया के 1 ग्राम को रिलीज करना हो, और अगर यूरिया के 1 ग्राम को रिलीज करना हो तो 50 ml, जबकि अगर यूरिक एसिड के 1 ग्राम को रिलीज करना हो तो 1 ml की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ 50 ml जो है ना वो करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद है जी विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज डिवॉइड ऑफ नाइट्रोजन। डिवॉइड का मतलब होता है महरूम होना, जो ना मौजूद हो। तो इनमें से किस कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन मौजूद नहीं है? एल्ड्राइन में भी नाइट्रोजन मौजूद होगी क्योंकि ये फ्यूरिन और पायरिमिडीन की ब्रेकडाउन से बनता है। यूरिया में भी नाइट्रोजन मौजूद होगी। क्रेटिनिन भी नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट है। डेक्स्ट्रिन जो है ना ये नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि ये दीगर कुछ कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह के नीचे में की बनता है उनसे वजूद में आता है। तो ये नाइट्रोजनस वेस्ट नाइट्रोजन इसमें मौजूद नहीं होती, लिहाजा डेक्स्ट्रिन हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद है जी लीवर एक्ट एज स्टोर हाउस। लीवर किसको स्टोर करता है? तो लीवर के टॉपिक में अगर आप स्टोरेज वाले बॉक्स को देखें तो उसमें आयरन दिया हुआ है। आयरन, तो आयरन को जो है ना वो लीवर अपने अंदर स्टोर करता है। इसके अलावा बाइल को भी स्टोर करेगा, लेकिन बाइल गाल ब्लैडर के अंदर स्टोर होगी। जो स्टोरेज है लीवर वो आयरन को, आयरन बुक में जो स्टोरेज के टॉपिक में दिया हुआ है वो आयरन है। यूरिन इज कलेक्टेड इन द सेंट्रल कैविटी ऑफ किडनी। यूरिन किडनी के किस कैविटी में जमा किया जाता है? यूरिन जब किडनी में बनेगा तो किडनी में इस जगह पे ये जो लोकेशन होगी, जगह होगी, इसको नाम दिया जाता है जी पेल्विस। पेल्विस, तो पेल्विस में यूरिन को जमा किया जाता है। ये जो घड़ा होगा जिसके ज़रिए अंदर एंटर हो रही होंगी ब्लड की नालियाँ, उस गड्ढे को नाम देते हैं हाइलस। जबकि जिस जगह पे यूरिन को कलेक्ट किया जाता है उस जगह को नाम देंगे पेल्विस। तो पेल्विस जो है ना वो हमारा भी आंसर करेक्ट होगा। इसके बाद है जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ग्लोमेरुलस का जो फिल्ट्रेट है वो किसको कंटेन करता है? कौन कौन सी चीज़ें इस पर मौजूद होती हैं? जब हम बात करेंगे नेफ्रॉन की, तो नेफ्रॉन के अंदर ये वाला जो ऊपर वाला पोर्शन होगा ग्लोमेरुलस, यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज होंगी ग्लोमेरुलस की। कहते हैं कि जो लिक्विड फिल्टर होके इधर आएगा उसमें कौन कौन सी चीज़ें मौजूद होंगी? ब्लड से जो हमारी जो लिक्विड या जो सब्सटेंसेस फिल्टर हो जाएंगे उनमें अमाइनो एसिड भी मौजूद होगी, ग्लूकोज भी मौजूद होगी, और उसके अंदर जो है ना वो यूरिया यानी वेस्ट प्रोडक्ट भी मौजूद होगी। तो इसलिए ये तीनों आंसर करेक्ट हैं। जब तीनों करेक्ट होंगे तो हम टिक करेंगे ऑल ऑफ दीज को। ऑल ऑफ दीज जो है ना वो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे 26 MCQ को हम डिस्कस करेंगे। 26 MCQ नंबर में अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 ग्राम ऑफ यूरिक एसिड। यूरिक एसिड के 1 ग्राम को रिमूव करने के लिए मैंने भी आपको यहाँ पे मेंशन किया कि 1 ml वाटर की ज़रूरत होगी। लेकिन यहाँ पे MCQ में ये पूछा गया है अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 ग्राम ऑफ यूरिक एसिड इज डैश टाइम लेस देन यूरिया। देखो यूरिया के 1 ग्राम को अगर रिलीज करना हो तो उसके लिए 50 ml की ज़रूरत है, और यूरिक एसिड के 1 ग्राम को अगर रिलीज करना हो तो उसके लिए 1 ml की ज़रूरत है। तो ये कितने गुना कम होगा? कितने गुना कम होगा? ये 50 टाइम जो है ना वो लेस अमाउंट में ये मौजूद होगा। एक तरह से हम इसको
इधर दो बातें की हुई हैं, एक यूरिया और एक यूरिक एसिड। यूरिया के ग्राम को रिलीज करना है तो 1 ml और 50 ml, और अगर यूरिक एसिड के ग्राम को रिलीज करना है तो 1 ml। ये कितने टाइम बनेगा? ये ऑलमोस्ट 50 टाइम बनेगा कि 50 टाइम लेस अमाउंट ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड टू रिमूव यूरिक एसिड एज कंपेयर टू यूरिया। और नेक्स्ट MCQ के अंदर हाइपर ऑक्सिलेरिया इज अ हाई ब्लड डैश लेवल। हाइपर ऑक्सिलेरिया, ये आपको वर्ड से पता चल रहा है, ऑक्सिलेरिया का वर्ड ऑक्सिलेट को इंडिकेट कर रहा है, ऑक्सिलेट। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो सी आंसर यानी ऑक्सालेट जो है ना वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट 28 MCQ के अंदर ADH एंटी डायरेटिक हार्मोन act on dash to promote absorption of water in the vertebrate nephron। नेफ्रॉन में ADH जो है ये किस जगह पे एक्ट करता है, किस जगह पे एक्ट करेगा, और एक्ट करके ये रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा। तो ADH जो है ना वो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स के ऊपर एक्ट करता है। ये बुक में वर्डिंग भी इसी तरह से दी हुई है, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के ऊपर एक्ट करके ये रीएब्जॉर्प्शन को इंडिकेट करेगा, रीएब्जॉर्प्शन को प्रमोट करेगा। उसके बाद MCQ नंबर 29 में एंड स्टेज ऑफ रीनल फेलियर। अगर बिल्कुल किडनीज ना खारा हो जाए, गुर्दे बिल्कुल अपना काम करना बंद कर दें, तो उसको क्या नाम दिया जाता है? उसको नाम दिया जाता है जी यूरेमिया या एंड स्टेज डिजीज। ये एक ही चीज़ के दो नाम हैं। आगे MCQ नंबर 30 में विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेलिवेंट। इनमें से कौन सा जो है ना वो रेलिवेंट नहीं होगा? अब इधर एक दिया हुआ है जी एक्टिव अपटेक ऑफ सोडियम और एल्डोस्टेरोन। ये दोनों एक दूसरे से रेलेवेंट हैं क्योंकि एल्डोस्टेरोन सोडियम के एक्टिव अपटेक को प्रमोट करता है। और अगर हम इसकी बात करें कि डिफ्यूज क्वांटिटी ऑफ यूरिन और वैसोप्रेसिन, वैसोप्रेसिन जब रिलीज होगा तो रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा, जब रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा तो यूरिन की अमाउंट लो हो जाएगी, ये भी रेलेवेंट हैं। और आगे किडनी स्टोन्स और कैल्शियम कार्बोनेट। किडनी स्टोन जो है ना वो कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से नहीं बनते, वो कैल्शियम फॉस्फेट और ऑक्सालेट की वजह से बनते हैं। तो ये दोनों जो है ना वो इररेलेवेंट हैं, और यही उसने पूछा हुआ है कि जो नॉट रेलेवेंट है उसको इंडिकेट करें। तो यहाँ पे हमारे पास ये किडनी स्टोन और कैल्शियम कार्बोनेट है ना, ये हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट MCQ में विद ईच हार्ट बीट, अगर दिल की कार्डियक बीट होगी, दिल की धड़कन हो एक बार होगी, तो उसके नतीजे के तौर पे किडनीज कितने % ब्लड को रिसीव करेंगी? ईच कार्डियक बीट पे किडनीज 20% ब्लड को रिसीव करती हैं। वैसे तो किडनीज जो है ना हमारे टोटल बॉडी वेट का 1% होती हैं, 1%, लेकिन ये इनकी एफिशिएंसी इतनी ज़्यादा है कि जब एक बार दिल की धड़कन पैदा होती है तो ये जो टोटल ब्लड को पंप किया जाता है बॉडी के, उसमें से 20% ब्लड जो है ना वो सिर्फ किडनीज में से गुजर रहा होता है। तो नेक्स्ट MCQ नंबर 32 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रिक्टली यूरियोटैलिक। इनमें से कौन सा जो है ना बिल्कुल वाज़ेह तौर पे यूरियोटैलिक होगा? रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, या इनमें से कोई भी नहीं। तो यूरिया को रिलीज करने वाले जो एनिमल्स हैं वो मैमल्स की कैटेगरी में आते हैं। मैमल्स की, जैसे हम अगर अपनी बात करें तो यूरिन के अंदर यूरिया मौजूद होती है, तो मैमल जो है ना वो करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद 33 MCQ नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिटॉक्सिफाइज फ्रॉम अमोनिया इन द यूरिया साइकिल। अगर हम यूरिया साइकिल की बात करें तो अमोनिया को डिटॉक्सिफाई करके किसके अंदर तब्दील किया जाता है? अमोनिया को लेस टॉक्सिक यूरिया में तब्दील किया जाता है। या यूरिया साइकिल जो है ना वो लीवर के टॉपिक में भी और पीछे बुक में 50 चैप्टर में भी एक जगह पे मेंशन किया हुआ है। ड्रॉ भी आप लोगों ने कई बार क्वेश्चन में किया हुआ है कि अमोनिया मोर टॉक्सिक होता है और उसको किसके अंदर तब्दील कर दिया जाता है? लेस टॉक्सिक यूरिया में तब्दील कर दिया जाता है। नेक्स्ट है जी विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इररेलेवेंट। इन पेयर में से कौन सा जो है ना वो इररेलेवेंट होगा? तो नंबर 1 अमाइनो एसिड और यूरिया, ये दोनों रेलेवेंट हैं, ये इररेलेवेंट नहीं होंगे क्योंकि यूरिया अमाइनो एसिड की ब्रेकडाउन से वजूद में आता है। और इसी तरह से क्रिएटिनिन और मसल क्रिएटिन की ब्रेकडाउन से क्रिएटिनिन वजूद में आता है, ये भी रेलेवेंट। हीमोग्लोबिन की ब्रेकडाउन से बिलिरुबिन वजूद में आता है, ये भी रेलेवेंट। लेकिन यहाँ पे जो एलेंटॉइन दिया हुआ है, एलेंटॉइन वो प्रोटीन की डायरेक्ट ब्रेकडाउन से वजूद में नहीं आता, बल्कि वो जो बॉडी में नाइट्रोजनस बेसेस मौजूद होती हैं, प्यूरिन
और पायरिमिडीन, इन दोनों की जब ब्रेकडाउन होंगी तो मुख्तलिफ तरह के नाइट्रोजनस वेस्ट वजूद में आते हैं। उन्हीं में से एक नाइट्रोजनस वेस्ट एल्डिहाइड भी है, तो यहाँ पे डी आंसर जो है ना वो करेक्ट होगा। इसके बाद MCQ नंबर 35, MCQ नंबर 35 में पूछा क्या है, द इंसिडेंट ऑफ कैल्शियम ऑक्सालेट्स डॉन, कैल्शियम ऑक्सालेट टाइप के जो सेटोन्स होते हैं ये कितने % इंसिडेंट कैल्शियम ऑक्सालेट टाइप के होते हैं, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है ना 70% है। बुक में ये 3 तरह के किडनी स्टोन्स की परसेंटेज के बारे में दिया हुआ है। जो कैल्शियम ऑक्सालेट टाइप के किडनी स्टोन है सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं और इनकी जो अमाउंट है वो 70% होती है। इसके बाद नेक्स्ट MCQ में नाइट्रोजनस वेस्ट आर प्रोड्यूस्ड एज द रिजल्ट ऑफ, नाइट्रोजनस वेस्ट कब प्रोड्यूस होंगे, जब डाइजेशन होगी, नहीं डाइजेशन तो खुराक की हुआ करती है और उससे फीसिस वजूद में आता है, जबकि नाइट्रोजनस वेस्ट जो है ना वो यूरिन में मौजूद होते हैं। रेस्पिरेशन का वेस्ट प्रोडक्ट नाइट्रोजन नहीं है बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड है। डीएमिनेशन का क्या मतलब होता है, अगर हम अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप को रिमूव करें, अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप को रिमूव करें तो उसको डीएमिनेशन बोला जाता है। अमाइनो एसिड का फार्मूला NH2CH R और COOH। अगर हम अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप को ब्रेक डाउन कर दें, रिमूव कर दें, तो इस अमल को नाम दिया जाता है डीएमिनेशन और इसी अमल के नतीजे में नाइट्रोजनस वेस्ट वजूद में आते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से किसके अंदर यूरिक एसिड इज नॉट एक्सक्रीटेड एज मेटाबॉलिक वेस्ट, यूरिक एसिड को मेटाबॉलिक वेस्ट की शक्ल में रिलीज नहीं किया जाता। किसके अंदर, बर्ड्स के अंदर नो, बर्ड्स में जो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं वो यूरिक एसिड की शक्ल में रिलीज किए जाते हैं, इंसेक्ट में भी रिलीज किए जाते हैं। खुश्की के ऊपर जो सुनहेल मौजूद होता है उसके अंदर भी नाइट्रोजनस वेस्ट यूरिक एसिड की शक्ल में रिलीज किए जाते हैं। लेकिन अगर हम फ्रॉग की बात करें, ये एम्फीबियन से वजूद बिलोंग करता है और एम्फीबियन जो है ना वो यूरिक एसिड को एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट के तौर पर रिलीज नहीं करते, तो यही जो है ना वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद है जी 38 MCQ, यूरिया इज नॉट सेग्रीटेड एज मेटाबॉलिक वेस्ट, यूरिया नाइट्रोजनस वेस्ट ये किस कैटेगरी में मेटाबॉलिक वेस्ट की शक्ल में रिलीज नहीं की जाती, मैमल खुश्की के ऊपर मौजूद, इनमें नाइट्रोजनस वेस्ट यूरिया की शक्ल में ही रिलीज की जाएगी। ज़्यादातर एम्फीबियंस में भी ये यूरिया मौजूद होती है, शार्क में भी मौजूद होती है, लेकिन लास्ट वाला जो हमारे पास ऑप्शन मौजूद है हाइड्रा आपको पता है कि वाटर के अंदर मौजूद होता है और वाटर में जो माहौल होता है वो बहुत ज़्यादा वाटर वाला होता है और जिन एनिमल्स में ज़्यादा वाटर वे की अवेलेबिलिटी मौजूद हो वो यूरिया को नहीं बल्कि अमोनिया को एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट के तौर पे सक्रीट करते हैं। तो यहाँ पे ये पूछा गया है यूरिया की शक्ल में किस एनिमल में या किस कैटेगरी में एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट को सक्रीट नहीं किया जाता, तो उसका करेक्ट आंसर जो है ना वो हाइड्रा ही होगा। इसके बाद नेक्स्ट MCQ नंबर 39 में पूछा गया है कि जब बॉडी में ADH का लेवल ज़्यादा होगा, ADH मीन एंटी डायरेटिक हार्मोन, जब एंटी डायरेटिक हार्मोन का लेवल ज़्यादा होगा तो रीएब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी, जब रीएब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी तो वाटर रीनल ट्यूब्यूल से ज़्यादा निकल जाएगा और जो यूरिन बनेगा वो लेस वाटर वाला बनेगा, और जब वाटर लेस अमाउंट में मौजूद हो यूरिन में तो वो यूरिन कंसनट्रेटेड यूरिन होगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो कंसनट्रेटेड यूरिन ही होगा, क्योंकि ADH का जो रोल है ना वो रोल है रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ाना। अगर वाटर को रीएब्जॉर्ब ज़्यादा कर लिया जाएगा तो यूरिन में लेस अमाउंट ऑफ वाटर मौजूद होगा और वो यूरिन कंसनट्रेटेड बनेगा। इसके बाद है जी 40 MCQ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट इन्वॉल्व, इनमें से कौन सी स्ट्रक्चर इन्वॉल्व नहीं है, किसके अंदर बॉडी में हीट को और कोल्ड को कंट्रोल करने में या टेम्परेचर को मेंटेन करने में। तो रेसिंग ऑफ फायर, कुछ एनिमल जब बहुत ज़्यादा ठंडे इन्वायरमेंट में होते हैं, याद रखिए बात कोल्ड इन्वायरमेंट की हो रही है, जब बहुत ज़्यादा सर्द इलाके में एनिमल मौजूद होंगे तो वो अपनी स्किन के ऊपर जो हेयर्स मौजूद होते हैं उनको रेज करेंगे और बॉडी में हीट के रिमूव होने को या डिस्ट्रीब्यूट होने को रोकेंगे। और इसी तरह सबडर्मल फैट या ग्लैंड ये भी
ठंडे इन्वायरमेंट में हीट के रिमूव होने को रोकते हैं। वैसोकंस्ट्रिक्शन भी हीट के रिमूव होने को रोकने के लिए ही यूज़ की जाती है, जबकि स्वेट ग्लैंड जो स्वेट पैदा करते हैं, पसीना पैदा करते हैं, और ये जो पसीना पैदा होगा वो सारी बात है ठंडे इन्वायरमेंट में तो पैदा नहीं होगा, बल्कि जब हीट ज़्यादा होगी, गर्म इन्वायरमेंट होगा तो उस वक्त स्वेट प्रोड्यूस होगा। लिहाजा जो स्वेट ग्लैंड का तलक होगा वो कोल्ड इन्वायरमेंट में नहीं होगा, बल्कि वो तो बहुत ज़्यादा वार्म या हॉट इन्वायरमेंट में स्वेट ग्लैंड एक्ट करेंगे। तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा कि जब कोल्ड इन्वायरमेंट में टेम्परेचर को मेंटेन करने की बात हो तो स्वेट ग्लैंड इधर अपना रोल प्ले नहीं करते। इसके बाद है जी फ्लाइंग इंसेक्ट, जो उड़ने वाले इंसेक्ट्स हैं, वो किस कैटेगरी में आते हैं? बुक में जहाँ पे टेम्परेचर क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स दिया हुआ है वहाँ पे एनिमल्स की न्यू क्लासिफिकेशन के एतबार से ये 3 कैटेगरीज बयान की जाती हैं, एक एंडोडर्म, एक्टोडर्म और हीट्रोडर्म। एंडोथर्म, एक्टोथर्म और हीट्रोथर्म, ये 3 तरह की कैटेगरीज हीट को मेंटेन करने के एतबार से जो हैं वो एक्सप्लेन की गई हैं बुक में। तो इस कैटेगरी के मुताबिक जो फ्लाइंग इंसेक्ट्स हैं वो एंडोथर्म में आते हैं, वो अपनी हीट बॉडी में खुद जनरेट करते हैं, तो एंडोथर्म जो है वो करेक्ट आंसर होगा। इफ़ इस एमसीक्यू में ये पूछा गया है कि अगर एक कार्डियक बीट पे 50 ml ब्लड पंप किया जाएगा तो किडनीज में कितना ब्लड रिसीव होगा? अभी हमने पढ़ा है कुछ एक एमसीक्यू में कुछ देर पहले कि टोटल ब्लड का 50% 20% ब्लड किडनीज रिसीव करती हैं। अब अगर ब्लड को जिसको पंप किया गया है वो 50 ml है तो उसका 20% निकालने के लिए आप मल्टीप्लाइड बाय 20 और डिवाइडेड बाय 100 कर दीजिए, तो ये हमारे पास जो आंसर बनेगा वो 10 ml बनेगा। तो यही हमारे पास यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगर एक धड़कन के दौरान 50 ml ब्लड को पंप किया गया है तो जो किडनीज में ब्लड पहुंचेगा 10 ml पहुंचेगा। आगे है जी हीट शॉक प्रोटीन, जब बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट शदीद हो चुका हो तो एंजाइम्स के डीनेचुरेट होने का खदशा होता है, और ऐसी सूरत में पौधों में मौजूद जो हीट शॉक प्रोटीन होते हैं वो एंजाइम को इम्ब्रेज कर लेते हैं, उनको ऊपर से कवर कर लेते हैं और उनको जो है ना वो डीनेचुरेट होने से बचा लेते हैं। तो यहाँ पे एंजाइम जो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू में पायरोजन डिस्प्लेस हेड पॉइंट विच ऑफ द फॉलोइंग, पायरोजन अगर बॉडी में मौजूद हो तो वो किसके टेम्परेचर के सेट पॉइंट को 37 से अबव कर देते हैं? तो ये एक बुक की सीधी सारी वर्डिंग है कि हाइपोथैलेमस में ये टेम्परेचर का सेट पॉइंट मौजूद होता है, और अगर पायरोजन बॉडी में मौजूद हो तो वो हाइपोथैलेमस पे मौजूद सेट पॉइंट को 37 से अबव कर देते हैं। उसके बाद है जी प्लांट रिस्पॉन्ड टू रैपिड चिलिंग, अगर पौधों में अगर इन्वायरमेंट कुछ इस किस्म का हो कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा शिद्दत से लो हो रहा हो, रैपिडली टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा हो, तो पौधे क्या करते हैं? अपने साइटोस्कोल की कंसंट्रेशन को तब्दील कर लेते हैं, साइटोप्लाज्म की कंसंट्रेशन को तब्दील कर लेते हैं, और इसके नतीजे में अपने आप को रैपिड चिलिंग के इफेक्ट से बचाते हैं। अब नेक्स्ट एमसीक्यू में एनिमल विच आर कैपेबल ऑफ, वो एनिमल जो कि कैपेबल होंगे, किसके कैपेबल होंगे? वेरिंग डिग्री ऑफ ब्लड फीड प्रोडक्शन। एनिमल विच आर कैपेबल ऑफ वेरिंग डिग्री, ये ना करें सर, ये किधर हो रहा है आवाज़? एनिमल्स विच आर कैपेबल ऑफ वेरिंग डिग्री ऑफ ब्लड हीट प्रोडक्शन, वो एनिमल जो वेरिंग डिग्री पे हीट को प्रोड्यूस कर सकते हों बट डू नॉट रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर, लेकिन वो अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने की एबिलिटी ना रखते हों, इस किस्म के एनिमल्स को हीटोथर्म बोला जाता है। और ये एग्जैक्टली हीटोथर्म की डेफिनेशन भी है कि वो एनिमल जो मुख्तलिफ कम या ज़्यादा डिग्री पे अपनी बॉडी में हीट को जनरेट कर सकते हो, लेकिन जर्नली वो आमतौर पे बॉडी को टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं करते, उनको हीटोथर्म बोला जाता है। उसके बाद है जी इन नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। थर्मोजेनेसिस का मतलब है बॉडी में हीट को प्रोड्यूस करना, और बॉडी में हीट को प्रोड्यूस करना 2 तरह से होता है, या तो शिवरिंग थर्मोजेनेसिस या नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। शिवरिंग थर्मोजेनेसिस में बॉडी में कपकपाहट पैदा होती है, यानी मसल्स मूव करते हैं और मसल्स मूव करके बॉडी में हीट को प्रोड्यूस करवाते हैं। जबकि अगर नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस की बात करें तो उसमें
एक तो थायरॉक्सिन के लेवल को बढ़ा दिया जाता है, मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज कर दिया जाता है, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन को इंक्रीज कर दिया जाता है। इसका मतलब ऑल ऑफ दीज वाला ऑप्शन जो है ना वो करेक्ट होगा। इसके बाद है जी द होम्योस्टेटिक थर्मोस्टेट ऑफ ह्यूमन बॉडी। बॉडी में जो होम्योस्टेटिक थर्मोस्टेट है, जो बॉडी में टेम्परेचर को मेंटेन करने का रोल प्ले करता है, वो हाइपोथैलेमस है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि सेटअप पॉइंट जो है ना वो हाइपोथैलेमस में मौजूद होता है और वही हमारी बॉडी के टेम्परेचर को 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेंटेन रखने में मदद करता है। शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, शिवरिंग थर्मोजेनेसिस में मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, मसल्स मूव होते हैं कपकपाहट, और उसके नतीजे के तौर पे बॉडी में हीट प्रोड्यूस होती है और उसको नाम दिया जाता है शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। डेजर्ट एनिमल विच लिव विदाउट ड्रिंकिंग वाटर, डेजर्ट एनिमल जो वाटर को पिए बगैर गुजारा कर सकता है, ये भी आपकी बुक में जो है ना हाइड्रोबियोसिस के ऊपर लाइंस दी गई हैं, उनमें बताया गया है कि कैंगरू रैट बॉडी में वाटर की कमी को बियर कर सकता है और पानी पिए बगैर रह सकता है। और उसकी वजह आप लोग जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग फूड लेते हैं, ज़्यादा बीज वगैरह लेते हैं, जिसके नतीजे में जब इनकी बॉडी में उस डाइट की ब्रेकडाउन होती है, मेटाबॉलिज्म होती है, तो बॉडी में खुद वाटर प्रोड्यूस हो जाता है, विच कंपाउंड डज नॉट टेक पार्ट इन यूरिया साइकिल। यूरिया साइकिल में इनमें मौजूद कौन सा जो कंपाउंड है वो इन्वॉल्व नहीं है। ऑर्निथीन, सिरडाटी ऑर्निथीन जो होता है तो ये तो इन्वॉल्व होगा। सिड्रोलिन ये पहला प्रोडक्ट है जो बनेगा। आर्जिनिन जिससे यूरिया बनेगी। तो लास्ट वाला जो ऑप्शन है दैट इज क्रिएटिनिन। क्रिएटिनिन का यूरिया साइकिल में हमने कोई अमल दखल नहीं पड़ा हुआ, तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ तक आपके जो 15 चैप्टर के MCQs हैं वो कंप्लीट हो गए। अगले लेक्चर में नेक्स्ट जो चैप्टर होगा उसके MCQs को डिस्कस करेंगे, और MCQs को डिस्कस करने से पहले उन MCQs को मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा और आप लोगों ने उन MCQs को हल करना है और उसको हल करके वो मुझे व्हाट्सएप करना है। और उसका तरीका देख लीजिए, तरीका आपने यूँ करना है, आप MCQ नंबर लिखेंगे और आगे उसका जो भी आंसर होगा ABCD जो भी होंगे वो आपने उसको टिक कर देना है। फिर आप MCQ नंबर लिखेंगे, आगे उसका जो भी आंसर होगा BDCA जो भी हो वो आप टिक करेंगे और एक पेज के ऊपर वो करके उस पेज की पिक लेके वो आप मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे और उसके बाद मैं उनको चेक करके अगले दिन जो है वो आपसे अगले चैप्टर के MCQs को डिस्कस करूँगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। कोरोना की जो सिचुएशन है इसके हवाले से भी एहतियाती तदाबीर लाजमी है, और जो कॉलेज की तरफ से आपको काम दिया जा रहा है उनको भी लाजमी तौर पर आप करते रहें। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।